जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया। हमने इससे पिछले क्लास में या भारत के वायसराय गवर्नर जनरल से लेकर चीज़ों को पढ़ लिया था कि कैनिंग ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, विलियम बेंटिंग ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, डलहौजी ने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या, कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया। हमने यहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया था और अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद है कि आप सब ने भी अच्छे से वीडियो को देखा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और चीज़ों को याद कर लिया होगा। आप लोग जानते हैं कि ये हमारा आधुनिक भारत का जो इतिहास है यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है, ये सभी एग्जामों के लिए लाभदायक है। हर एक किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी फैक्ट यहाँ दिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखा करिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, आरए की कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप उसका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखा करिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ से पढ़ेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे भी और आप अपना एक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और आपने सारे क्लास को अच्छे से किया होगा। हमने यहाँ तक की चीज़ों को अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। जितने भी नए दोस्त होंगे वो पहले जाके क्रम से शुरुआत से वीडियो देखने की कोशिश करें क्योंकि आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका समय बर्बाद ना करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। हमने वायसराय तक की चीज़ों को कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, यानी भू राजस्व व्यवस्था कैसे थी अंग्रेजों के समय, क्या क्या वो प्रावधान लेके आए थे, क्या क्या नीतियाँ लेके आए थे, तो हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं हम दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की, यानी परमानेंट सेटलमेंट की। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की हम बात करते हैं। देखिए, इस प्रणाली को इस्तमरारी भी बोला जाता है, जागीरदारी भी बोला जाता है, मालगुजारी भी बोला जाता है और बीसवेदारी भी बोला जाता है। तो यानी भू राजस्व व्यवस्था के तहत आप जानते हैं इन लोगों ने 3 तरह की प्रणालियाँ लाई थी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को, यानी परमानेंट सेटलमेंट को। इसी को क्या क्या बोला जाता है? इसी को इस्तमरारी भी बोला जाता है, जागीरदारी भी बोला जाता है, मालगुजारी भी बोला जाता है और बीसवेदारी भी बोला जाता है। अब पूछा जाता है आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किसने किया था, यानी इसका प्रारंभकर्ता कौन था? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? 1793 ईस्वी में। यानी परमानेंट सेटलमेंट ये जो सिस्टम था इसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, यानी इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र क्या थे, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में यह लागू था। यानी अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में कौन कौन सा, तो देखिए, एक बंगाल वाला रीजन इसके तहत आता है, बिहार था, उड़ीसा था और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में यह लागू था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिश भारत यह कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू था? तो 19% भू क्षेत्र पर यह लागू था। यानी जो ब्रिटिश भारत था, यानी ब्रिटिश जहाँ जहाँ ब्रिटिशों ने कब्जा किया था जिन जिन क्षेत्रों पे भारत के, तो ये पूछा जाता है कि अब ब्रिटिश भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पे लागू था। तो अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त, तो ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर यह लागू था। तो आप याद रखिएगा, 19% भू क्षेत्र पर यह लागू था ब्रिटिश भारत के। अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया? देखिए, जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। यानी इसी अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या किया गया? जमींदारों का एक नया वर्ग आया और उसी को क्या कर दिया गया? भू का स्वामी, मतलब लैंड का स्वामी घोषित कर दिया गया। इसके तहत होता क्या था? भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास खुद रखता था। यानी इस अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या हुआ? 10/11 भाग किसको देना होता था? कंपनी को, और 1/11 भाग क्या करता था? जमींदार अपने पास रखता था। यानी 11 में से 10 हिस्सा किसको देना होता था? कंपनी को। और इस 11 में से एक हिस्सा सिर्फ किसके पास होता था? जमींदारों के पास होता था। दोस्तों याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या किया गया? भूमि के लगान का 10/11 भाग किसके पास था? कंपनी के पास देना होता था और 1/11 भाग जमींदार खुद रखते थे, क्योंकि यही जमींदार वसूलते थे। यानी अगर 11 हिस्सा था
मान लीजिए पूरा भाग 11 तो इस 11 में से 10 भाग किसके पास होता था? कंपनी के पास। सिर्फ एक भाग किसके होता था? जमींदारों के पास होता था। तो दोस्तों इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए ये था परमानेंट सेटलमेंट। जो क्वेश्चन बनते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या आता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त के बाद कौन सी व्यवस्था आती है? रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था इंग्लिश में भी बोला जाता है। तो अब मत पूछिएगा कि इसको इंग्लिश में आपने क्यों नहीं बताया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है? रैयतवाड़ी सिस्टम ही बोला जाता है। तो देखिए इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और परमानेंट सेटलमेंट यानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जन्मदाता कौन था या प्रारंभकर्ता कौन था? तो कॉर्नवालिस। और इस रैयतवाड़ी का कौन था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अब यह किन किन क्षेत्रों पे लागू था दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वह सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। यानी जो तमिलनाडु है, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे दोस्तों, आप सबने तो इंडिया का मैप देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। तो देखिए ये वाला जो रीजन है तमिलनाडु, तमिलनाडु के 12 महल जिले में यह लागू था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और कहाँ कहाँ यह लागू था? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में भी यह लागू था। तो अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? वहाँ के 12 महल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद यह कहाँ लागू किया गया? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में भी इसको लागू किया गया। अब इसके तहत ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र शामिल था? तो 51%, यानी 51%। तो अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत ब्रिटिश भारत के यह कितने भू क्षेत्र पर लागू था? तो 51% भू क्षेत्र पर लागू था 51% के तहत। अस्थाई बंदोबस्त के तहत कितने भू क्षेत्र पर लागू था ब्रिटिश भारत के? तो 19%। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो तो ब्रिटिश भारत के कितने भू क्षेत्र पर लागू था? तो 51%। आप इन दोनों बातों को ही याद रखें। अब देखिए इस रैयत के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया, रैयतों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। तो देखिए भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार इनको दे दिया गया है। यानी इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत क्या हो गया? रैयतों का अपॉइंटमेंट किया गया। अब भूमि के मालिकाना और कब्जेदारी का अधिकार किसको दे दिया गया? रैयतों को ही दे दिया गया। और कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई। यानी भूमि का स्वामी कौन होगा? किसान ही होगा। यानी कृषक भू स्वामित्व की क्या किया गया? स्थापना की गई। और लगान की जो दर थी वो उच्च रखी गई। यानी इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत जो हुआ वो लगान की जो दर थी उस दर को उच्च ही रखा गया, मतलब हाई लेवल ही रखा गया। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। अब हम देख लेते हैं महलवाड़ी पद्धति क्या थी। आप इसको भी देख लीजिए कि महलवाड़ी पद्धति में क्या क्या प्रावधान किया गया। तो देखिए प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित, मतलब महलवाड़ी पद्धति को प्रत्येक ग्राम के साथ स्थापित किया गया। इसी प्रत्येक ग्राम को ही क्या बोला जाता था? महाल बोला जाता था। महाल क्या होता था? जागीर का एक भाग होता था। और उन जगहों पर इसको लागू किया गया महलवाड़ी पद्धति को। महाल का ही मतलब होता है जागीर का एक भाग, यानी प्रत्येक ग्राम को एक महाल घोषित कर दिया गया। यानी उन क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। अब इसके तहत क्या किया गया? ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। अब मान लीजिए प्रत्येक यानी एक गांव को ही महाल घोषित किया गया। इस महलवाड़ी पद्धति के तहत क्या किया गया? प्रत्येक गांव को ही महाल घोषित किया गया, जो जमीन वही जागीर का ही भाग होता था। और ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का क्या होता था? स्वामी होता था। यानी इस महाल का यानी इस ग्राम का जो ग्राम समाज था, माने वहाँ के लोग ही इसके मालिक थे, मालिक उन्हीं को ही रखा गया और वही भूमि के स्वामी थे। लेकिन उनसे क्या लिया गया? रेवेन्यू लिया जाता था, यानी भू राजस्व की दर उनसे भी ली जाती थी। और क्या हुआ देखिए कहाँ कहाँ लागू हुआ था किन क्षेत्रों में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ इसको लागू किया गया। यानी यूपी और एमपी तथा पंजाब में भी इसको क्या किया गया? कुछ परिवर्तनों के साथ महलवाड़ी सिस्टम को लागू कर दिया गया। और यह ब्रिटिश भारत के कितने भू क्षेत्र पर लागू था? तो 30%, यानी 30% भू क्षेत्र पर लागू था। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी हमने पढ़ा है परमानेंट सेटलमेंट, वह ब्रिटिश भारत के कितने भू क्षेत्र पर लागू था? तो आप जानते हैं कि वह लागू था 19%। इसके बाद हमने पढ़ा रैयतवाड़ी सिस्टम, वह कितना लागू था? 51%। और यह ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र पर कितने प्रतिशत पर लागू था? तो 30%। तो आप अगर अब इसको जोड़ेंगे तो ब्रिटिश भारत का पूरा 100% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
इस तरह इन लोगों ने मतलब रैयतवाड़ी सिस्टम मतलब अपने सिस्टम को लागू किया था। आप देखिए 51 ए हो गया और 30 19 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप पहले बता दीजिए। अगर हम इसको ऐसे ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 9 होता है 10, ये होता है 5 3 8 1 9 1 10 यानी 100%। इस तरह जो ब्रिटिश भूभारत था उस समय, ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उनमें से 19% क्षेत्र पर लागू कर दिया गया परमानेंट सेटलमेंट को, 51% यानी 51% भू क्षेत्र पर लागू कर दिया गया रैयतवाड़ी सिस्टम को, और 30% भू क्षेत्र पर लागू कर दिया गया महालवाड़ी पद्धति को। इस तरह अंग्रेज क्या करते थे, रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे और इसी रेवेन्यू के माध्यम से वो क्या करते थे, इसी रेवेन्यू को अपनी कंपनी में लगाते थे, कंपनी का व्यापार को बढ़ाते थे, उससे मुनाफा कमाते थे और इंग्लैंड ले जाते थे। इस तरह देखा जाए तो भारत के ही पैसों से इंग्लैंड का डेवलपमेंट भी हुआ है। अगर कोई पूछे आज इंग्लैंड विकसित देश है तो भैया आप याद रखिएगा कि इसमें भारत का ही योगदान है। मतलब उस समय उन्होंने दुनिया में हर एक देश में लगभग कॉलोनियाँ बना ही रखी थी, हर एक भू क्षेत्र में लगभग उनकी कॉलोनियाँ होती थी और उनका यही काम होता था। वो वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करते थे, व्यापार करते थे और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने देश ले जाते थे। तो एक तरह से देखा जाए जो ब्रिटेन और डेवलपमेंट हुआ है ब्रिटेन में, तो उनमें लगभग हर देश का ही योगदान है, क्योंकि उनका काम ही होता था कि रेवेन्यू का कलेक्शन करना और यहाँ से वहाँ पर ले जाना। तो आपने देखा दोस्तों कि आपने इन तीनों पद्धतियों को देख लिया है। तो अब हम देखते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत। अब ये देख लीजिए कि भारत से किस तरह से धन वो ले जाते थे, इसी को क्या बोला जाता है, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, यानी भारत से रुपया या धन या राजस्व कैसे ले जाते हैं। इसको भी क्या बोला जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ का ड्रेन करना। ड्रेन का मतलब खींचना या ले जाना, मतलब मनी को या धन को, वेल्थ का मतलब होता है मनी, संपत्ति, रुपया, इसका क्या करना, ड्रेन करना, यहाँ से खींच के कहीं और ले जाना। मतलब कहाँ ले जाते थे, तो ब्रिटेन ही ले जाते थे। अब इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के प्रखर प्रतिपादक कौन थे, तो आप जानते हैं इसके प्रखर प्रतिपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो आपसे अगर पूछा जाए धन का बहिर्गमन जो सिद्धांत है सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने किया था इसका, तो इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो किया था दादा भाई नौरोजी ने। अब हम देख लेते हैं ये अवधारणा क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो अवधारणा या इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझ लेते क्या है। तो देखिए, भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। मतलब इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा क्या करती कि भारत से धन और संपत्ति और माल, मतलब भारत से रुपया पैसा का अविरल रूप से प्रवाह कहाँ होता था, इंग्लैंड की ओर होता था। मतलब मान लीजिए, जैसे दोस्तों इसको समझिए इस तरह से, मान लीजिए ये इंडिया है, ये है इंडिया और एक क्या है, ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन। अब इंडिया से क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, धन हुआ, मनी हुआ, माल हुआ यानी गुड्स हुआ, इसका क्या करते थे, अविरल प्रवाह होता था ब्रिटेन की ओर। मतलब ब्रिटेन के पास इतनी चीज़ें जाती थी, लेकिन ब्रिटेन से हमको क्या मिला, हमको कुछ नहीं मिला। भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव रहा। वो यहाँ से चीज़ों को तो लेके गए, मतलब हमको कमज़ोर करते गए और खुद को मजबूत करते गए। ये था उनका कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं इसके प्रतिपादक के रूप में कौन थे। सर्वप्रथम प्रतिपादक इस सिद्धांत का किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के बहिर्गमन सिद्धांत का। अब देखते हैं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो अगर पूछा जाए इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, क्या इनकी पुस्तक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया किनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप याद भी रखिएगा किस पुस्तक में किया, इंग्लैंड डेब्ट टू इन इंडिया। इनकी एक और पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो अभी दादा भाई नौरोजी जी की ही है। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी किसकी पुस्तक है, ये भी दादा भाई नौरोजी की है। यानी दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया भी इन्हीं की है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया भी इन्हीं की है। इन सब जगहों पर इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का व्याख्या किया है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, इसको बताने की इन्होंने कोशिश की है। वर्ष 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। इसी सिद्धांत को, ड्रेन ऑफ वेल्थ को इन्होंने 1905 में क्या कहा, एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट बताया। किसने बताया, अगर पूछा जाए एविल ऑफ ऑल एविल्स यानी अनिष्टों का अनिष्ट
किसने कहा है? वो किसने कहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है। और कब कहा है? 1905 में कहा, यानी 1905 में इन्होंने इस चीज़ को कहा है। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में आप ये फैक्ट याद रखिएगा। अब इसका स्वरूप क्या होता था? आप जानते हैं हर एक चीज़ का एक नेचर होता है, यानी स्वरूप होता है। तो इसका स्वरूप क्या था आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, सरकार की खरीद नीति अर्थात होम चार्जेस, सरकार की जो खरीद नीति थी यानी होम चार्जेस अर्थात क्या होता है? भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। अब देखिए दोस्तों, इसके तहत होता क्या था? ये जो धन ले जाते थे उससे क्या करते थे? होम चार्जेस, मतलब हमारे ही घर में हम ही से शुल्क लेते थे, इसी को बोला गया होम चार्जेस। होम चार्जेस को किस रूप में लेते थे? मतलब वो अपने लिए करते थे काम, लेकिन कहते थे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, मतलब हमारे ही घर में रह के फ़ायदा अपना कर रहे थे और चार्जेस भी हम ही पे ही लगा रहे थे। हर तरह से हमारा आर्थिक भौतिक शोषण उन लोगों ने किया। तो क्या करते थे इसके तहत? देखिए, जो भारतीय सार्वजनिक ऋण होते थे, यानी रेलों पर जो पूंजियां लगाई गई थी, उसके लिए वो ऋण देते थे, हमें से ही ब्याज ले लेते थे। एक काम उन्होंने किया, जो भारतीय सैनिक थे और जो उनके लिए जो सामग्रियां लगती थी उसके भी चार्जेज जो हमसे लेने लगे इसी धन के रूप में। और भारत के कारण इंग्लैंड में जो नागरिक और सैनिक शुल्क लगता था उसके भी चार्जेज जो हम ही से लेने लगे। और इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, जो भारत का राज्य सचिव उन्होंने जो पद लाया था उसका सारा व्यय 1919 तक जितने भी खर्चे हुए थे वो भी यहीं से लिए जाते थे। और भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को जो पेंशन और भत्ते दिए जाते थे वो सब इसी के रूप में चार्जेस जुड़े थे। इसी को क्या बोला जाता है? होम चार्जेस। मतलब सर्विसेज जो यहाँ पे करते थे अपने लिए करते थे और हमारी से शुल्क ले लिया करते थे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ और व्यक्ति हैं जो धन के बहिर्गमन सिद्धांत या इनके शोषणों के बारे में कुछ व्याख्याएं की हैं, कुछ बातें की हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अन्य प्रतिपादक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे? देखिए, एक थे महादेव गोविंद रानाडे, यानी एमजी रानाडे। इनको ऐसे ही भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। एक अब थे 1872 में, इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में बात की थी। एक थे रमेश चंद्र दत्त, ये भी एक अर्थशास्त्री थे। कभी कभी इनका भी नाम ऐसे कैसे लिख दिया जाता है? आरसी दत्त। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, एक तो एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, एक थे आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त। इन लोगों के जो लेख थे, अब आरसी दत्त का लेख क्या था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका लेख है या किसकी पुस्तक है, तो वह थी आरसी दत्त की। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? आरसी दत्त की। इन सब लेखों में इन लोगों ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में व्याख्या की है, उसके स्वरूप के बारे में जानकारी दिया है। देखिए, यहाँ एक फैक्ट दिया दोस्तों, आप इसको भी देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1896 में, आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाए धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत है यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली अगर आपसे पूछा जाए आधिकारिक तौर पर इसको स्वीकृति कब दी गई, यानी एक्सेप्टेंस कब दिया गया कि हाँ भारत से धन का क्या हो रहा है? बहिर्गमन हो रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे वो सब आप पढ़ेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1896 में अधिवेशन होता है, 1896 में इसका अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। तो 1896 में जो इनका अधिवेशन होता है उसी में इसको आधिकारिक तौर पर इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? स्वीकृति दी गई। तो आप इसको भी याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इसी में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को क्या दिया गया दोस्तों? स्वीकृति दी गई। अब देखते हैं हम दोस्तों, इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत से यानी भारत से जो रेवेन्यू इंग्लैंड की तरफ जाता था, यानी जो ब्रिटेन रेवेन्यू जाता था,
उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब इंडियन इकोनॉमी जो थी, इस इंडियन इकोनॉमिक्स पर, मतलब उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस सिद्धांत का पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी भारत से जो रुपया ले जाते थे वो लोग अंग्रेज, उसका क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो हम उसके देख लेते थे। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखिए। तो देखिए इससे सबसे पहले क्या हो जाता, अनऔद्योगिकरण होता है, यानी एक होता इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक होता डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ क्या होता, अनऔद्योगिकरण, मतलब औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं दिया गया, अनऔद्योगिकरण को इसके तहत बढ़ावा दिया गया। और क्या हुआ, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, यानी जो इंडियन एग्रीकल्चर होता था उसको कॉमर्शलाइज कर दिया गया। पहले तो क्या हुआ, इसका अनऔद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया इसके तहत, और भारतीय कृषि का क्या कर दिया गया, वाणिज्यीकरण कर दिया गया, यानी कॉमर्शलाइज कर दिया गया। आप तो जानते हैं कॉमर्शियल खेत, मतलब कॉमर्शियल खेती को इन लोगों ने बढ़ावा दिया अपने लाभ के लिए। और क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कर दिया गया, ग्रामीणीकरण कर दिया गया। यानी इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत के तहत क्या हुआ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो इंडियन इकोनॉमी थी, उसका क्या कर दिया गया, ग्रामीणीकरण कर दिया गया, यानी रूरल वाले इकोनॉमिक पर फोकस किया गया। और भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन हुआ, यानी इसके तहत क्या होता कि भारत में जो ब्रिटिश वित्त पूंजी थी, यानी ब्रिटिश जो फाइनेंस की पूंजी थी या कैपिटल जो था, उसका आगमन होता है भारत में। इसके तहत यह प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखिए, देखिए अनऔद्योगिकीकरण के तहत क्या किया गया, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास कर दिया गया। आप जानते हैं कि उस समय भारत में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बहुत अच्छे लेवल पे होता था, मतलब हम लोग खुद से ही कपड़े बनाते थे, उस कपड़े को चरखा काट के, आप जानते हैं गांधी जी का फोटो भी आपने देखा होगा, हम उस तरह के काम करते थे, मतलब हम अपने ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना लेते थे पारंपरिक रूप से। अब उस हस्तशिल्प उद्योग का इन लोगों ने क्या कर दिया, हरास कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, ये अपने देश की कॉन्सेप्ट को यहाँ लागू करते हैं, जबकि आप जानते थे कि हर देश की कंडीशन अपने अपने हिसाब से अलग होती है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा ना दिया। इन्होंने कहा कि आप हमें कच्चे माल दीजिए, मतलब रॉ मटेरियल दीजिए, हम आपको बना बनाया कपड़ा देंगे। पहले हम क्या होता था कि खुद ही से सूती काट के हम उसको बुनते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, आप सिर्फ कपास पैदा करिए और हम आपको गुड़ यानी तैयार माल के रूप में आपको हम देंगे। तो इस तरह से क्या कर दिया गया, इन्हें भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का एक तरह से इन लोगों ने हरास कर दिया। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण का प्रभाव क्या हुआ, कृषि का कॉमर्शलाइज कर देने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, उसको भी आप देख लीजिए कि इन लोगों ने इसके तहत क्या किया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। देखिए इससे क्या हुआ, पहली रूप से तो किसानों की हानि हुई, क्योंकि किसान क्या होते थे, उनको पता है कि हमें अपने खेतों में क्या पैदा करना है, हमारे खेत किस लिए उपयोग है। लोग ज़्यादातर यहाँ आप जानते हैं किस किस धान हुआ, गेहूँ हुआ, इन सब फसलों पे ज़्यादा जोर देते थे। इससे किसानों को क्या हुआ, हानि होने लगी, क्योंकि वो लोग फोर्सली या क्या करते थे, दबाव बनाकर कहते थे नहीं आप नील की खेती करिए, आप कपास की खेती करिए। इसकी वो लोग ज़बरदस्ती खेती करवाने पर जोर देने लगे, आपको नील पैदा करना है। तो इस तरह से उन लोगों ने किया। और क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि आ गई, यानी रूरल एरिया में क्या हुआ, ऋण की वृद्धि होने लग गई, क्योंकि वो कमर्शलाइज खेती कराते थे तो लोगों को एक दूसरे से लेना पड़ता था। ऐसे वो पारंपरिक खेती में अव्वल थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, कहते थे नील की खेती करो, कपास की खेती करो, तो इनसे एक दूसरे से लेना पड़ता था, यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता में क्या गई, इससे वृद्धि आई। और जब ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि आई तो आप जानते हैं गरीबी में तो फिर वृद्धि आएगी ही। तो इस तरह इस भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या हुआ, गरीबी में भी क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब ऋण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात लोग क्या होंगे, गरीब होंगे। तो इसके तहत गरीबी यानी पॉवर्टी में वृद्धि आ गई। यानी अब जानते हैं वाणिज्यीकरण के तहत क्या होता है, नकदी फसलों को महत्व दिया गया। वाणिज्यीकरण में आप जानते हैं जो खेती का कॉमर्शलाइजेशन होता है, तो उसमें नकदी फसल में आप जानते हैं क्या आता है, नकदी फसल में आप लोग जानते हैं गन्ना, जैसे गन्ना क्या है, एक नकदी फसल यानी कैश क्रॉप। नकदी फसल का मतलब होता है कैश क्रॉप, जो आपको तुरंत का तुरंत पैसा दे। तो नकदी फसलों को महत्व हुआ, और खाद्यान्नी वाली फसलों में इसके तहत क्या आ गई, कमी आ गई। यानी इस कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या हुआ, नकदी फसल जो कैश क्रॉप थे उसमें तो बढ़ोतरी हो गई, मतलब एक तरह से इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन जो खाद्यान्नी फसल थे मतलब उसमें कमी आ जा गई। जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, मटर हुआ, ये सब भारत में क्या थे, खाद्यान्न फसल थे। इसके में क्या आ गई, कमी आ गई, और इधर नकदी फसलों में क्या आ गई, वृद्धि आ गई। तो आप जानते हैं कि हर एक जो भी सिस्टम आते उसे किसी, आप जानते हैं हर एक चीज़ के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप होते हैं।
आप अगर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो या तो उसके निगेटिव परिणाम निकलेंगे या तो पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसका इस रूप में पॉजिटिव प्रभाव पड़ा कि नकदी फसल जो होते थे, यानी जो कैश क्रॉप थे, उसमें वृद्धि हो गई। जैसे गन्ना, कपास, नील, उस समय इसकी तो वृद्धि हो गई, लेकिन जो खाद्यान्न फसल थे उसमें कमी आ गई। जैसे धान, गेहूं में क्या हो गया, कमी देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन हुआ, क्योंकि भारत में जो ब्रिटेन से पूंजी आने लगी। यानी पहले क्या होता था कि भारतीय पूंजीपति लोग ही यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, जैसे हम अपने घर में खुद ही पहले इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटेन से पूंजीपति आने लगे, यानी वहाँ से कैपिटल क्या आने लगा, भारत आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि भारतीय पूंजीपतियों को क्या हुआ, हतोत्साहन हुआ। पहले भारतीय पूंजीपतियों के लिए अच्छा था, लेकिन अब क्या होता है, उनको हतोत्साहन होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसको याद रखिएगा कि इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका इस रूप में प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ लिया धन के बहिर्गमन सिद्धांत का, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी हमने पढ़ लिया है कि यह क्या था। और जो ये भारतीय, और ये क्या था, जो भू राजस्व व्यवस्था है, यानी लैंड रेवेन्यू, किस तरह से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अलग अलग क्षेत्रों को उन्होंने को क्या क्या नीतियाँ लाई, आपने इसको भी देख लिया है। इसके तहत आपने क्या पढ़ लिया है, परमानेंट सेटलमेंट को भी पढ़ लिया है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट को पढ़ लिया है, और महावाड़ी सिस्टम को भी आपने पढ़ लिया है। आप जानते ही परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या हुआ, 19% क्षेत्र, और रैयतवाड़ी के तहत 51% क्षेत्र, और महलवाड़ी के तहत 30% क्षेत्रों पर ये चीज़ें लागू थी। दोस्तों, आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और इससे बनते भी रहते हैं, और इसी से आप गेस भी लगा सकते हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने इसको भी पढ़ लिया है, और आपने इस पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत क्या था और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। इसका जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1857 का रिवोल्ट, यानी 1857 के विद्रोह में के कारण क्या थे, विद्रोह स्टार्ट क्यों हुआ, किन किन जगहों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किन किन लोगों ने किया, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, कितने लोग इस विद्रोह में शामिल थे, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसके आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आपको बुक के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि बुक किस पब्लिकेशन की है, घटना चक्र पब्लिकेशन की। लेकिन मैं दोस्तों आपसे कहूँगा कि आप लोग साथ में वीडियो देखते समय आप नोट्स भी बनाते रहें, नोट डाउन करते रहें। देखिए, इससे क्या होता है, जब आप नोट डाउन करते हैं चीज़ों को, तो इससे आपको आसानी होती है बाद में रिवीजन करने में। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप जब खुद से नोट्स बनाए होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें आपको आपने कहाँ लिखी है, और आपको ये भी पता है कि आपको क्या लिखना क्या छोड़ना है। तो आप साथ में नोट डाउन भी करते चलिए, और चाहे तो आप इस बुक को मार्केट से ले भी लीजिए। देखिए, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार में सोचिए कि अगर आपका पढ़ने से हो जाएगा दोस्तों, तो एक बार में पढ़ने से चीज़ें नहीं होती है। आपको मेहनत करना है, चीज़ें क्रम से होती है, एक सीक्वेंस में होती है, आपको उसी हिसाब से चीज़ें बनती जाएंगी। जब आप पढ़ते जाएंगे, 2-3 बार आप खुद पढ़ेंगे, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे घटना याद हो जाएगी। देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, आप चेंजेस बस याद रखते जाइए, कब किस समय में कौन सा बदलाव होता गया। इतिहास पढ़ने का सबसे आसान रास्ता यही होता है कि आप बदलाव अपने दिमाग में रखते चाहिए, मतलब आप इमेज क्रिएट करिए। आपको फैक्ट पहली बार में कम याद हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कम से कम इमेज तो करिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि जानते हैं, अंग्रेज़ों ने परमानेंट सेटलमेंट लाया, महलवाड़ी पर लाया, तो अपने हिसाब से उन्होंने लाया, तो इसका कुछ निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो निगेटिव इम्पैक्ट किस किन क्षेत्रों में पड़ेगा, तो आप जब इसको सोचेंगे, इसको जब पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो होगा वो डेवलप्ड होता जाएगा। तो आप इस पे फोकस करिए, आप चेंजेस पे ध्यान रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और हम पूरे क्लास को आप क्रम से देखते जाइए, आप सीक्वेंस से देखेंगे तभी आप घटनाओं को भी समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट दिए जाते हैं, इतिहास में इतने फैक्ट है कि अगर मैं आपको सब पढ़ाने लग जाऊं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में क्या करना है, पीएचडी नहीं करना है। आपका मेन टारगेट है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
आप उस एग्ज़ाम के नेचर को समझ के उतनी चीज़ों को पढ़ते चलिए और चीज़ों को करते चलिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। आप स्मार्ट स्टडी करने का समय आ गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप भीड़ में सबकी तरह चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली या फैक्चुअली चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से स्वस्थ भी रहेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहेंगे। तो दोस्तों, बस चलते चलते आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप स्टडी विथ रामा, आप तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जान भी गए हैं, अच्छे से जानते भी हैं। स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को आप दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भाई बहन हो या जो फ्रेंड हो जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बने रहिएगा। जय हिंद।